नमस्कार आदाब, मैं हूं इज़हार खान। आप सबका स्वागत करता हूं अपना विचार यूट्यूब चैनल पे। आज गेस्ट इन रूम की पहली शुरुआत है जहां हम लोग डिबेट्स करेंगे। जिस तरीके से लगातार भारत के अंदर पेपर लीक होती जा रही है, उसी पे डिबेट्स करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैस खान। उनसे चर्चा करेंगे कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है, उससे युवाओं पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके की तमाम जो है आप लोगों के लिए सवाल पूछेंगे और उनसे जवाब मांगा जाए। कैस, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आखिरकार क्या कारण है पेपर लीक होने का? क्यों लगातार इस तरीके से पेपर लीक होती जा रही है? देखिए, पेपर लीक की अगर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँ वजह, तो सबसे प्रमुख कारण है रेशियो। जो नौकरी करना चाहता है स्टूडेंट और जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरता है, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली 10,000, तो उसमें 10,000 कैंडिडेट की ज़रूरत है और उसमें फॉर्म भरा जा रहा है 10 लाख। ठीक, अब जब 10,000 सीट के लिए 10 लाख फॉर्म भरा गया तो यहाँ पर दो कंडीशंस तैयार होते हैं। कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो पेपर लीक जैसे ही शब्द बोला जाता है तो लोगों की निगाह में आ जाता है कीमत, उसकी अदायगी हुआ होगा। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि पेपर लीक के लिए पैसा जो फैक्टर वो सेकेंडरी है। पहला फैक्टर होता है सामाजिक दबाव। क्योंकि 10,000 जो बच्चे आते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो बच्चे अधिकारियों के रिलेशंस के होते हैं, MP MLA के रिलेशंस के होते हैं, मिनिस्टर के रिलेशंस के होते हैं। अब उस पेपर के लिए वो गार्जियनशिप क्या करेगा, अपने बच्चों के लिए दबाव बनाएगा। जिस कॉलेज में गया है, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका एग्ज़ाम है बच्चे का, वहाँ पर वो दबाव बनाएगा। अब पेपर वहीं से, जब पेपर एक बच्चे के लिए भी आउट होता है तो वहीं से आउट होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद जो पेपर, जो रिलेशनशिप में पेपर आउट हो जाता है, उसके बाद जो पेपर बढ़ता है वो उसकी कीमत अदायगी होती है 10 लाख 5 लाख जो। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पेपर लीक का जो मुख्य कारण है वो सोशियो कल्चर में जो दबाव है, सामाजिक में जो दबाव है बड़े बड़े नेताओं का। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पिछले कुछ सालों से सबसे अधिक जो है पेपर लीक हुआ है, तो ये जो है, जो आपने जो बात बोला कि जो है हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं या जो बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके रिलेशंस के बच्चे के द्वारा ही या बच्चे के लिए ही पेपर लीक होते हैं, तो क्या ये रिलेशन पहले नहीं था? पहले भी तो था। पहले था, बात सही फिर अभी ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो ट्रांसपेरेंसी अब क्यों नहीं दिख रहा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैंने रेशियो शब्द का इस्तेमाल किया कि जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और जितनी सीट है उन दोनों के बीच की रेशियो आप 2010-11 से पहले की चलिए उतना नहीं था किसी भी वैकेंसी को उठाए। आज जो रेशियो, जैसे उदाहरण के लिए हम उत्तर प्रदेश पुलिस ले लें, रेलवे ग्रुप डी ले लें, 1 लाख समथिंग हज़ार सीट था, उसमें 2 करोड़ आवेदन। आप मुझे बताइए 2018 में वैकेंसी आई थी, इससे पहले भारत के किस सन में इतना रेशियो था बच्चों का? उत्तर प्रदेश की जो लास्ट टाइम में वैकेंसी आई थी जो कैंसिल हो गया, उसका जो रेशियो था लगभग 52 लाख 53 लाख स्टूडेंट अप्लाई किए थे 50,000 सीट के लिए, 52,000 सीट के लिए। उतना रेशियो नहीं था। जब तक ये रेशियो कम नहीं होगा। कैसे कम होगा? हाँ, गुड क्वेश्चन। कैसे कम होगा? देखिए, हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार होना चाहिए लेकिन है नहीं। अब इसका रीज़न क्या है? अगर मैं कैंडिडेट के खाते में 10-5 हज़ार डाल दूँ, इससे रोजगारी कम नहीं होगी। इकोनॉमिक्स करता है जब तक किसी देश में उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक उस देश का विकास नहीं हो सकता। और हमारे देश की क्या हालात है, अगर मैं जो आइसक्रीम वाला चम्मच यूज करते हैं ना, वो भी विदेश से आता है, चाइना का आइटम है। जो नारियल के डाम में पानी डाल के पीते हैं पाइप प्लास्टिक की, वो भी विदेश से आता है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो युवा, बात सुनिए एक मिनट। हाँ। तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन यूज करें, हम कंट्री से एक्सपोर्ट मंगा रहे हैं, खुद इंपोर्ट हम खुद बना नहीं रहे हैं। जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, जब तक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मेरा रुझान नहीं होगा, तब तक रोजगार पैदा नहीं होगा। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तभी कंपनी सेटअप होगी और तभी मेरे देश में अलग अलग जॉब क्रिएट होंगे और तभी जाकर ये डिफरेंस को कम किया। आज युवाओं की मजबूरी है कि वो सरकारी नौकरी को देखें, क्योंकि उनके पास सेकेंड ऑप्शन कुछ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में उनके पैतृक धंधा हो जाता है।
जो घर पर काम हो रहा है वही करें या सरकारी नौकरी करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो है जो यूथ है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा भागते जा रहा है, इसकी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट सबसे अधिक है। हाँ हाँ, यानी कि वो जो है रोजगार को लेकर हाँ, वो जो जैसे सरकारी बता नौकरियां हैं उसको छोड़कर वो जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ आए, या फिर जाके वो जो है बिजनेस करे। देखिए इसमें जनता क्या करेगी, जनता बिजनेस नहीं कर सकती, जनता प्राइवेट सेक्टर में नहीं आ सकती। जॉब क्रिएट का काम गवर्नमेंट का होता है। जब तक गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं क्रिएट करेगा तब तक जनता क्या करेगी। और दूसरा शब्द आपने बिजनेस बोला, अगर वर्तमान समय में बिजनेस की बात करें तो बेरोजगारी के कारण बिजनेस में इतना कंपटीशन हो गया कि एक दुकानदार न्यूनतम स्तर के लाभ पर अपनी सामानों को विक्रय करने के लिए मजबूर है। न्यूनतम स्तर पर, शायद वो क्रय मूल्य के बराबर हो। तो बताइए उस रोजगार के क्षेत्र में एक नॉर्मल इंसान का क्या भविष्य होगा। अगर मैं ऊपरी बिजनेस क्लास को छोड़ दूं तब, मोनोपोली की जो मार्केट होते हैं उसको छोड़ दूं तब। अच्छा, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उससे युवाओं पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए अब बता रहे हैं पेपर लीक, मैंने बोला ऑप्शन एक ही है गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का नाम है लेकिन वहाँ पर शोषण है। 8,000 10,000 12,000 पर काम देकर वहाँ पर लोगों को 10 घंटा 12 घंटा खटाया जाता है, जो उसे मैं जॉब की श्रेणी में नहीं रखता, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी की श्रेणी में रखता हूँ। तो पेपर क्या सवाल रिवीज कीजिए आप। सवाल ये था कि युवाओं पे पेपर लीक होने के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है? तो मैं बता रहा हूँ, जब उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है तो उन पर सामाजिक दबाव तनाव पैदा हो रहा है। अब देखिए एक युवा 18 से लगाकर 30 साल तक रोजगार की तलाश में सरकारी, 30-32 साल में वो कोई किसी स्किल का भी माहिर नहीं हो पा रहा है। और हमारे देश के अंदर स्किल बेस्ड जॉब की कमी है, एकदम एक्यूरेसी बात है। जब उसके पास प्राइवेट मिलेगा नहीं, अपना गोल्डन टाइम गवा देगा तो घर पर बैठेगा, इससे उसके अंदर सामाजिक तनाव, मानसिक तनाव पैदा होगा। और इसमें इसी के कारण से मैक्सिमम लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं, आत्महत्या के शिकार भी हो जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा इफेक्ट है, जिस देश का रोजगार अगर माफ़ कीजिएगा, जिस देश का अगर युवा कामयाब नहीं होगा उस देश का विकास नहीं हो सकता। अगर विकास होगा भी तो जैसे वर्तमान समय में देश का विकास है वैसे होगा, जैसे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बताती है हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने के लिए मिलता है कि हमारे देश में 19.1% ग्रेजुएट स्टूडेंट बेरोजगार हैं। कोटा जैसे शहर में तैयारी करने वाला कितनी ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। तीसरा रीज़न ये है, एक 65 साल 70 साल का व्यक्ति मजदूरी करने के लिए मजबूर है। भारत की अधिकतम आबादी रोटी, कपड़ा, मकान जैसे समस्याओं से जूझ रही है। एक तरफ हम तो विकास कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ मेरी समस्या पीछा नहीं छोड़ती जा रही है। तो जब रोजगार, जब हमारे देश का युवा कामयाब नहीं होगा तो ऐसे ही कामयाबी आपको कागज के पन्नों पे दिखाई देगी, हकीकत में नहीं। क्या कारण है कि लगातार जो यूथ है उनका रुझान सरकारी नौकरी पे जो है ज़्यादा जा रहा है? ये तो मैं फर्स्ट टाइम ही बोला। देखिए प्राइवेट सेक्टर है नहीं, और प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें गारंटी नहीं है। जैसे एक अच्छे सैलरी गारंटी नहीं है, एक उसमें जो आपका PF DF कटता है उसकी गारंटी नहीं है, और लाइफ इंश्योरेंस की गारंटी नहीं है। और इसी के कारण से लोग सरकारी नौकरी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सीट कम होते हुए भी। अगर वहीं पर प्राइवेट सेक्टर, अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस से ही एग्जांपल ले लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का 20-22 हज़ार सैलरी स्टार्ट होता है, लगभग 40,000 हो जाता है 5-6 साल में, और जो PF WF कटता है। अगर ठीक मैं एक ऐसी संस्था का गठन कर दूँ जो एज ए सिक्योरिटी काम करे या एज ए सोशियो समाज में वो काम करे, और उसकी NGO टाइप की एक लॉन्ग स्केल पर पूरे देश में और उसकी सैलरी हम 30,000 रख दें और सेम PF DF रख दें, रिटायरमेंट की व्यवस्था कर दें, तो क्या बताइए वो 50-52 लाख जो अभ्यर्थी पुलिस के लिए आवेदन किए थे वो इसके लिए आवेदन नहीं करेंगे? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कुछ अभ्यर्थी उसको छोड़ के इसको लेना पसंद करेंगे। जब तक उनके पास बेस्ट ऑप्शन मौजूद नहीं कराया जाएगा तब तक ऐसे समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।
इसका मतलब ये है कि यूथ इसलिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहा है क्योंकि उसे जो है सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। अच्छा, कैसे, एक बात और बताइए आप कि आप भी एक यूथ हैं, आपने भी एग्जाम जरूर दिया होगा और आपने भी ये दर्द सहा होगा कि पेपर लीक हो गया होगा। तो क्या वो यूथ के ऊपर क्या ऐसा इफेक्ट पड़ता है जब वो यूथ गया एग्जाम दिया, एक कैंडिडेट्स एग्जाम दिया घर से निकल कर, और उसके बाद आफ्टर दैट सडनली उसको पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर जो बहुत हाई होती है, तो वैसे सिचुएशन में वो पेरेंट्स और जो है वो बच्चा कैसे जो है झेल पाता है, उसके बारे में कुछ देखिए, जो आपका सवाल है वर्तमान समय के हिसाब से गलत है, प्रेजेंट हिसाब से। ये सवाल लाजिम होता 3-4 साल पहले, कोरोना से पहले के टाइम। अब बोलेंगे इस समय गलत क्यों है? क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी अभ्यर्थी जब एग्ज़ाम देने जाता है तो जिस तरह क्वेश्चन का आंसर यस या नो होता है, तो उसके अंदर भी सीने में दिल धड़कता रहता है कि पेपर कैंसिल होना भी तय है। अगर हम पेपर देने आए हैं तो लीक होना तय है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं कई जगह बच्चों से रिव्यू लिया हूँ। अच्छा। तो ये जानते हैं कि मैं पेपर दे रहा हूँ सर, लीक होगा 100%। शायद कोई मिसमैच हो जाए जो लीक ना हो, लीक होना वो स्वाभाविक हुआ है। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अब आदत सी बन गई है। अगर इस सवाल का जवाब मैं पहले के नज़रिए से दूं, आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो कंपटीशन एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम नहीं होता, बल्कि उम्मीदों का द्वार होता है। माँ बाप का उस बच्चे पर प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा पारिवारिक प्रेशर कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और हमें नौकरी मिल जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, उसे लगता है कि ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम, मैं इसमें कामयाबी पा जाऊँगा। लेकिन हकीकत यह है कि उस बच्चे के जहन में आते आते कि ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, वो ओवर एज हो जाता है। और हकीकत यह है कि 99.99% बच्चे बेरोजगार भी रह जाते हैं। नहीं, मैं आपके सवाल की जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछा हूँ कि कोई बच्चा जो है एग्ज़ाम देने के लिए गया, कोई कैंडिडेट्स, उसे मान लीजिए अभी हाल ही में जो है नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, तो वो बच्चा जो है एग्ज़ाम देने के लिए गया, सेंटर पे एग्ज़ाम दिया, और आफ्टर डेट जैसे ही वो घर आया और रात तक मैसेज उसके यहाँ आता है कि पेपर लीक हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे को क्या लगता होगा, वो कैसे इस सिचुएशन को कैसे डील करता होगा? मैं तो बताए, जो एग्ज़ाम होता है वो उम्मीदों की द्वार होता है। इस बस उम्मीद में होता है। मैंने बोला ना, उसको उम्मीद है कि पेपर कैंसिल हो ही जाना है, मतलब वो पहले से ही निश्चित है कि हो जाए 50-50 वो ये दुख दर्द सह चुका है। जो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, वो ये आशा करते हैं कि अब री एग्ज़ाम होगा, फिर से बैठेंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे, आगे क्वालिफाई करेंगे। लेकिन शायद उस बच्चे को ये पता नहीं कि ये कोई नया खेल नहीं है, इसे होना ही है। तो ऐसे में तो स्टूडेंट्स का एनर्जी जो लेवल है वो डाउन होता जाएगा, उसका मोरल डाउन होता जाएगा। देखिए, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, समय से पहले ही त्याग पत्र लिख देते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, शायद वो मेरे नज़र में चालाक हैं। अब कुछ बच्चे अपने उम्र जब तक साथ देता है, एज लिमिट तब तक ध्यान देते हैं। मतलब आप प्लान बी की बात कर रहे हैं? हाँ, प्लान बी है ही नहीं भारत में। प्लान बी है ही नहीं, मैं एग्जैक्ट ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, प्लान बी भारत में है ही नहीं। प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी अगर बेहतर होगा तो जिसे आप गवर्नमेंट जॉब को प्लान ए मान रहे हैं, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। आखिर मैं बात एग्ज़ाम आपको देना चाहता हूँ रशिया की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की। वहाँ तो एग्रीकल्चर पे भी लोग सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाइड है, अच्छे खासा एमएसपी पे उनको मिल रहा है। हम कह रहे हैं जो यंग पर्सन अपने घर की खेती से 1,50,000 महीना कमा लेगा, 50,000 छोड़िए 30,000 भी महीना कमा लेगा, शायद वो जॉब की तरफ नहीं भागेगा। और वैसे भी इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बेस्ट है, यानी कि भारत में कृषि प्रधान देश का नहीं, मैं काटना चाहता हूँ। नहीं, ये रिकॉर्ड था पहले का, जब ये इम्प्रूव भी किया, हमारे देश में हरित क्रांति है। लेकिन वर्तमान 10 साल में भारत इसमें डिक्रीज किया है। वजह भी तो है, 52% पा गया। देखिए, वजह भी है, 75% से 52% होने का कारण यह है कि अब जो युवा हैं वो युवा किसानी नहीं करना चाहते हैं, खेती नहीं करना चाहते। उसमें है ही नहीं तो करेगा क्या? होगा क्यों नहीं?
कैसे होगा हमें बताइए। जिस तरीके से लगातार ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे ही भारत के अंदर एंट्री हुआ, हाँ कृषि आंदोलन जिस तरीके से बढ़ता गया, अभी क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, खाद बहुत अच्छा मिल गया, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया, ये सारी चीज़ें कृषि को जो है उत्पादन को बढ़ाएगा। अफसोस की बात यह है कि युवा अब जो है खेती करना चाहता ही नहीं है, नहीं क्योंकि इसके पीछे का कारण भी हो सकता है कि वो अब मेहनत नहीं करना चाहते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से समझ नहीं हूँ। देखिए मेन वजह क्या है, संसाधन मौजूद है, हाँ। लेकिन दूसरी पहलू है, उस संसाधन की कीमत बढ़ी है। खाद आसानी से मिल रहा है, जो खाद हमें 60 रुपये 70 रुपये बोरी मिलती थी, आज वो 500 रुपये बोरी मिल रही है। जो पानी मुझे 60 रुपये में पूरा दिन भर 50 रुपये मिल रहा था, आज वो घंटा हो गया 120 रुपया। तो संसाधन की कीमत बढ़ी है। अब देखिए बात, खेत ऑटोमेटिक गेहूं और चावल पैदा तो करेगा नहीं, उसमें हम लागत लगाएंगे और वो पैदा होगा। यहाँ दो कंडीशन है, प्रोडक्शन निकलेगा और लागत लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जा रहा है वैल्यू। कैसा आपसे लास्ट सवाल ये है कि जिस तरीके से कंटिन्यू पेपर लीक होता जा रहा है, हम इस पेपर लीक से कैसे निजात पा सकते हैं? गुड क्वेश्चन। देखिए इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक और तथ्य बताना चाहता हूँ कि जैसे पेपर लीक हुआ, अब पेपर लीक हुआ, न्यूज़ मीडिया में आया। मान लीजिए नीट का पहले दिन पेपर, यूजी नीट का पेपर लीक हुआ था, मीडिया में आया, लोगों को दिखाया गया, लेकिन उसका रिवोल्यूशन भी हुआ। पेपर लीक किसने किया ये नहीं बताया गया। हाँ। पेपर लीक किसने किया, दर्शकों को ये बात नहीं बताई गई। अगर उसने लीक किया तो उसको सजा क्या हुई, ये दर्शकों को बात नहीं बताई गई। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ। कोरोना टाइम 2019 याद होगा आपको, उससे पहले हकीकत थी उत्तर प्रदेश में कोई हेलमेट लगा के नहीं चलता था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने अंधाधुंध उस पर चालान लागू किया, 4,000 मतलब 5,000, लोग हेलमेट लगा के चलते थे लेकिन सब नहीं चलता सब था। रेशियो बहुत कम हाँ, था, रेशियो बहुत कम। और फिर जाके डीएल का रेशियो कम था। हाँ। वो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। तो जब 20,000 5,000 अंधाधुंध जब उस पर टैक्स लागू हुआ तो लोगों ने उसको यूज किया, उस पर क्या बोलते हैं, उसको अपने जीवन में लाया उस चीज़ को। तो कहने का मकसद ये है, जब तक इंसान के अंदर खौफ पैदा नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति ने यूजी नेट का या नेट ज़ेआरएफ का तमाम जो पेपर, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसको पकड़कर अगर वो पेपर मामला राज्य स्तरीय है तो उस राज्य के राजधानी में, अगर वो पेपर मामला केंद्र स्तरीय है तो उस देश के केंद्र में यानी दिल्ली में उसको फांसी की सजा दे देना चाहिए, सूली पर चढ़ा देना चाहिए। पूछिए क्यों इतनी बड़ी सजा? क्यों? क्योंकि ये एक बच्चे का हत्यारा नहीं है, जितने बच्चे आवेदन किए सबका हत्यारा है। मेरे कहने का मकसद है डेंजरस से डेंजरस सजा उसको एक लीगल रूप से देना चाहिए, कोर्ट के जो आदेश अनुसार है, और वो सबको दिखाना भी चाहिए। अगर ये सजा सबको दिखाया जाएगा, मान लीजिए फांसी की सजा हो जाती, मैं कोई जज नहीं हूँ, एक सिस्टम के तहत अगर मतलब फांसी कठिन से कठिन उसको पनिशमेंट देना चाहिए। अगर वो सजा एक सामने दे दिया जाए राज्य स्तरीय, तो मैंने राज्य के बताया राजधानी में, तो जब सभी लोग देखेंगे तो वही पेपर पर्चा कॉलेज के गेट पर रख दिया जाएगा, लेकिन कोई नहीं लेगा। मजाल नहीं होगा उसको कोई छू देगा समय से पहले। आप कहना चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बनना चाहिए जिसमें इतना हार्ड पनिशमेंट हो कि उसे जो पेपर आपको ये भी याद है यूपी पुलिस का जब पेपर हुआ था तो आदित्य योगीनाथ ने अपनी एड़ी से लगा के चोटी तक जोर लगा दिया, पेपर लीक नहीं होगा। बहुत कोशिश की, मेहनत भी किया, लेकिन पेपर लीक हुआ। और कानून भी बनाए थे संसद जाके, 1 करोड़ का जुर्माना, 3-4 साल का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, सजा। पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं लीक हुआ? कानून तो ठीक था लेकिन उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। यानी फेल्योर यहाँ पे गवर्नमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट फेल्योर है, सरकारी तंत्र फेल्योर है। अगर वो सजा दे दिया जाएगा दिखाकर लोगों को, और अंदर खौफ पैदा होगा, और तभी ये बंद किया जा सकता है। क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, एक आम शख्स, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला व्यक्ति वो पेपर लीक नहीं करा सकता। जो 4 सेकंड लेट हो जाए, गेट के अंदर एंट्री नहीं कर सकती, वो पेपर क्या लीक कराएगा?
मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये डिबेट्स इस मामले पे था कि हम तमाम जो युवाएं हैं जो लगातार पेपर देते जा रहे हैं और पेपर लीक होता जा रहा है, ये एक आसान बात नहीं, काफ़ी लोगों की जो है दर्द है इसके साथ शामिल। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगेगा और लोगों को ये तकलीफ़ समझ में आएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्र अदा करना चाहूँगा हमारे दोस्त कैस का, जिन्होंने जो है इस टॉपिक पर डिबेट्स किया। और लगातार हम अब इसी तरीके से जो है किसी न किसी टॉपिक्स पे डिबेट्स करते आएंगे और आप तक अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपना विचार के माध्यम से आप तक शामिल करेंगे। अगर आपको ये डिबेट्स पसंद आया या आपका भी वो दर्द है तो ज़रूर इस दर्द को आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका कोई पेपर लीक हुआ है या आपका कोई रिलेटिव्स का पेपर लीक हुआ है, और क्या सिचुएशन था। जो सवाल मैंने जो है कैसे पूछा है वो सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ऐसे कंडीशन में आप किस तरीके से डील किए, वो बताइएगा ज़रूर। और लाइक्स करिएगा, लाइक्स करने से हम लोगों को हिम्मत मिलता है। और प्लीज़ शेयर करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हमारी नई चैनल है, आपकी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।